जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अ, आज का हमारा वीडियो लेक्चर क्लास सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है। बच्चों, आपको याद होगा हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर का सिलसिला चल रहा था और चैप्टर नंबर 7 का मैंने आपको लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, ये 3 लेक्चर आपको सेंड किए थे। ठीक है। और इनका फायदा मैं कॉलेजिएट के बच्चों के अलावा भी दीगर बच्चे उठाते हैं और मुझे रिप्लाई भी करते हैं। बच्चों, आज हम अपनी बात वहीं से शुरू करेंगे। आज हमारे चैप्टर 7 का आखिरी लेक्चर है। और शायद आपको याद हो कि क्वेश्चन नंबर 11 तक आपसे बात हो चुकी है। और बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था वो ये था। ये हमारा जो थर्ड लेक्चर था चैप्टर 7 का, उसका आखिरी टॉपिक ये था। राइट प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। फिनोल की प्रिपरेशन लिखनी है फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट एंड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। आखिरी बात जो मैंने आपसे कंप्लीट करी थी बच्चों, वो यहाँ तक थी। अब मैं अपनी इस बात को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। ठीक है। आइए बात शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहली बात, फिनोल की प्रिपरेशन का ये मेथड नंबर 1 है। फिनोल की प्रिपरेशन का ये मेथड नंबर 2 है। और फिनोल की प्रिपरेशन का ये मेथड नंबर 3 है, जिसमें आपसे कहा जा रहा है हाइड्रोलिसिस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। बच्चों, मैंने आपको ये बात बताई थी। N2Cl, इसको कहते हैं डायजोनियम सॉल्ट। बच्चों, इसको कहते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। और एक्चुअली ये ऐसा होता है। ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन की जो एक वैलेंसी फ्री है, इसके साथ अल्काइल रेडिकल भी लगा सकते हैं। आप अगर इसके साथ चाहें तो ऑराइल रेडिकल भी लगा सकते हैं। बच्चों, ये दोनों डाइजोनियम सॉल्ट हैं। तो आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि Diazonium salt is a class of organic compound that contain a functional group N2Cl। यानी डाइजोनियम ऑर्गेनिक कंपाउंड की वो टाइप है जिसमें N2Cl फंक्शनल ग्रुप होता है अटैच्ड विद अल्काइल और ऑराइल कार्बन चेन। ये बेटा अल्काइल और ये ऑराइल और N2Cl। ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में बताया है। अब इसकी प्रिपरेशन पर बात करेंगे। इट इज लेबोरेटरी मेथड, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये जो दो मेथड आपने पढ़े थे, ये बच्चों इंडस्ट्रियल मेथड है। और फिनोल बनाने का ये लेबोरेटरी मेथड है। इसमें हम करते ये हैं कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते हैं। मैंने क्या कहा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इसको हीट करते हैं विद वाटर, यानी हाइड्रोलिसिस करते हैं। जब बेटा हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, तो आपको ये तो पता है कि वाटर में एक एच होता है और एक ओ एच होता है। हम्म। ये जो सी एल है ना बेटा,
ये H को इलेक्ट्रॉन देगा और बन जाएगा HCl। ठीक है। जबकि ये जो नाइट्रोजन है ये टूट कर निकल जाएगा और बनेगा N2 गैस। N2 गैस। अब मुझे बताइए, फिनाइल रेडिकल की एक वैलेंसी फ्री हो गई और यहाँ बाकी बचा OH। ये OH जाकर नाइट्रोजन निकला, उसकी जगह OH अटैच हो गया और बन गया फिनोल। इसका मतलब फिनोल को अगर प्रिपेयर करना हो फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट तो लेबोरेटरी मेथड है ये, और फिनोल को प्रिपेयर इस तरह से करते हैं। ये बात ओके हो गई। आप बच्चों, अगर अगर क्वेश्चन देखें तो आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। फिनोल की प्रिपरेशन दी एंड हुई। आइए बात करते हैं बच्चों। करना ये है, एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है बच्चों? क्या? नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब फिनोल का के रिएक्शन शुरू करने हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करने हैं तीन। ठीक है। तो फिनोल typically undergoes two types of reaction, those involving hydroxyl group and those involving aromatic ring। फिनोल में दो किस्म के रिएक्शन होते हैं, एक वो जिनमें OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में, और एक बच्चों वो जिनमें एरोमेटिक रिंग इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सही। अच्छा, अब उनमें से एक शुरू करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और याद रखिएगा, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, ये तीन डिस्कस करने हैं फिनोल के। उसके बाद रिएक्शन विद सोडियम मेटल चौथा, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल पांचवा, और गिव यूजेस ऑफ फिनोल। ठीक है बेटा, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम, दीज रिएक्शन अकर ड्यू टू, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात हो रही है। ये रिएक्शन अकर करते हैं एरोमेटिक पार्ट। दीज रिएक्शन अकर ड्यू टू एरोमेटिक पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल। मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल आर नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड हेलोजिनेशन। बच्चों, फिनोल के नाइट्रेशन रिएक्शन दो हैं। ठीक है। एक में होता यह है कि फिनोल का डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करते हैं। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्शन करते हैं तो फिनोल तो आपको पता ही है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करेंगे तो बच्चों दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और एक पैरा नाइट्रोफिनोल। एक तो ये हो गया। ठीक है। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करें फिनोल का और हीट भी करें तो बताएं क्या होगा? तीन दफा नाइट्रेशन होगी। फिनोल की नाइट्रेशन होगी, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल पैरानाइट्रोफिनोल बनेगा। फिर दोनों की दोबारा नाइट्रेशन होगी, जिसमें ऑर्थो पर आ चुका है नाइट्रो, अब पैरा पर आएगा। जिसमें पैरा पर आ चुका है नाइट्रो, अब ऑर्थो पर आएगा। तो दूसरे स्टेप में बन जाएगा डाई नाइट्रोफिनोल। फिर दोबारा नाइट्रेशन होगी और ट्राई नाइट्रोफिनोल बनकर रिएक्शन स्टॉप होगा। ट्राई नाइट्रोफिनोल को हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। बच्चों, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अगर लेते हैं तो नाइट्रोनियम आइन NO2 डेफिनेटली कम होंगे, तो रिएक्शन पहले ही स्टेप के बाद स्टॉप हो जाएगा।
और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर लेंगे तो रिएक्शन अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, नाइट्रेशन 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 चलता रहेगा। ठीक है। चलिए अब आप इसको अपनी आंखों से देखिए। तो बच्चों, बात ये हो रही है कि नाइट्रेशन पर आपसे बात कर रहा हूं। फिनोल ऑन ट्रीटेड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एट 25 डिग्री गिव ऑर्थो नाइट्रो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। एक बना बच्चों ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और एक बना पैरा नाइट्रोफिनोल। बच्चों, एक हाइड्रोजन यहां से निकला, एक हाइड्रोजन यहां से निकला और एक हाइड्रोजन यहां से निकला, दो, और बाकी बचे ओ एच। तो बन गया 2H2। और अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो फिर आप यहां पर 2 लगा दीजिए, इक्वेशन बैलेंस हो गई। लेकिन अगर फिनोल ऑन हीटिंग विद concentrated nitric acid give ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रोफिनोल, तो क्या होगा बेटा? 3 मर्तबा नाइट्रेशन 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 के नतीजे में ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल बनेगा, जो मशहूर है पिक्रिक एसिड के नाम से। इसको बच्चों हम, इसको बेटा हम पिक्रिक एसिड के नाम से पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। ये बात ओके हो गई। तो ये बच्चों बेंजीन, सॉरी फिनोल का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था जिसका नाम नाइट्रेशन था। ठीक है। और बच्चों, सल्फोनेशन रिएक्शन भी दो ही होते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि एक रिएक्शन डाइल्यूट से होगा एक कॉन्सेंट्रेटेड से होगा। नो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से तो रिएक्शन ही नहीं होता। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन होता है फिनोल का। एक होता है 15 से 20 डिग्री पर, जिसके नतीजे में बनता है ऑर्थोसल्फोनिक फिनोल एज अ मेजर प्रोडक्ट और पैरासल्फोनिक फिनोल एज अ माइनर प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, लेकिन जब हम फिनोल का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं एट 100 डिग्री, तो पता है क्या होता है? रिएक्शन यही होता है, ऑर्थोसल्फोनिक फिनोल पैरासल्फोनिक फिनोल बनता है, मगर ऑर्थोसल्फोनिक फिनोल कम, यानी माइनर, और पैरासल्फोनिक फिनोल ज्यादा, यानी मेजर बनता है। तो आप इसको जरा पहले देख लीजिए बच्चों। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात जी, फिनोल का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन किया, ये तो समझ गए होंगे कि इसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों ऐसा होता है, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन, ओके, टेट्रा हेड्रल ज्योमेट्री होती है। आप अगर सल्फ्यूरिक एसिड को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ एच, SO2 और ओ एच। ठीक है। अच्छा, आप अगर चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ एच SO3H। ठीक है। तो फिनोल का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं जब 15 to 20 डिग्री, तो एक बनता है ऑर्थोसल्फोनिक फिनोल और बच्चों दूसरा बनता है पैरासल्फोनिक फिनोल। ऑर्थो सल्फोनिक फिनोल और पैरासल्फोनिक फिनोल, 2 लगा दीजिए यहां पर, इक्वेशन बैलेंस हो गई। ऑर्थोसल्फोनिक फिनोल एज अ
मेजर प्रोडक्ट, पैरासल्फोनिक फिनोल एज अ माइनर प्रोडक्ट, और ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर ही होता है, क्योंकि ऑर्थो पर अटैक करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो व्हेन फिनोल इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड at 15 to 20 degree, it give ortho sulfonic phenol as a major product and parasulfonic phenol as a minor product। ये बात ओके हो गई। चलें आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद अगर हम फिनोल का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करें एट 100 डिग्री, तो बच्चों प्रोडक्ट यही वाला बनना है, प्रोडक्ट यही वाला बनना है, मगर ऑर्थो सल्फोनिक फिनोल माइनर, पैरा सल्फोनिक फिनोल मेजर। सवाल ये पैदा होता है उल्टा क्यों हो गया बच्चों। उल्टा होने की वजह यह है कि ये जो ऑर्थो सल्फोनिक फिनोल और पैरा सल्फोनिक फिनोल है, ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, इनमें पोजीशन आइसोमेरिज्म है। ठीक है। अच्छा, इनकी तमाम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, क्योंकि आप जानते हो आइसोमर होते ही डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इन दोनों की स्टेबिलिटी भी डिफरेंट होती है। ठीक है। ऑर्थो सल्फोनिक फिनोल की स्टेबिलिटी कम है, क्योंकि नेक्स्ट ग्रुप करीब है, पैरा सल्फोनिक फिनोल की स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो बच्चों बनता ऑर्थो सल्फोनिक फिनोल ही ज्यादा है, बनता यही ज्यादा है, मगर स्टेबिलिटी कम होने की वजह से, बच्चों स्टेबिलिटी कम होने की वजह से डीकम्पोज ज्यादा हो जाता है, और डीकम्पोज ज्यादा होने की वजह से हमें मिलता कम है। जबकि ऑर्थो सल्फोनिक पैरा सल्फोनिक फिनोल स्टेबल ज्यादा है, इसलिए बनता कम है मगर मिलता ज्यादा है। इसको बच्चों ऐसे करके याद कर लीजिएगा। बात करूंगा हेलोजिनेशन पर बच्चों। फिनोल का रिएक्शन किसी भी हेलोजन से करें तो लुइस एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करना पड़ेगा। हेलोजन भले आप क्लोरीन ले लें, ब्रोमीन ले लें, आयोडीन ले लें, तो अगर मैं ब्रोमीन से कर रहा हूं तो लुइस एसिड होगा फेरिक ब्रोमाइड। ठीक है। और क्या होगा, ब्रोमिनेशन होगी, फिर ब्रोमिनेशन होगी, फिर ब्रोमिनेशन होगी। पहली बार ब्रोमिनेशन होगी तो ऑर्थो ब्रोमोफिनोल और पैरा ब्रोमोफिनोल बनेगा। इन दोनों की दोबारा जब ब्रोमिनेशन होगी तो ऑर्थो पैरा डाई ब्रोमोफिनोल बनेगा। फिर तीसरी बार जब होगी तो ऑर्थो पैरा ट्राई ब्रोमोफिनोल। तो फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर हमें ऑर्थो पैरा ट्राई ब्रोमोफिनोल मिलता है। एक हाइड्रोजन यहां से निकला, एक यहां से निकला, एक यहां से निकला, तीन, और तीन बी आर बचे तो बन गया 3 HBr। इन तमाम बातों को कैसे लिखेंगे जी। फिनोल रिएक्ट विद हेलोजन लाइक एक्वस ब्रोमीन टू फॉर्म ऑर्थोपेरा डाई ट्राई ब्रोमोफिनोल। ठीक है बेटा। ये बच्चों तीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हुए। लेकिन आप अगर चाहते हैं ये जो फिनोल की ब्रोमिनेशन हो रही है, आप अगर चाहते हैं कि पहले स्टेप में ही रुक जाए, तो ये पॉसिबल है। आपको कैटलिस्ट बदलना पड़ेगा। अगर आप कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल कर लें CTC, CTC मतलब
कार्बन टेट्रा क्लोराइड, तो पता है क्या होगा? एक बार ब्रोमिनेशन होगी, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल बनेगा, पैरा ब्रोमोफिनोल बनेगा, और स्टॉप। जी पढ़ के सुना दीजिए। फिनोल रिएक्ट विद ब्रोमीन इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड, गिव मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। बच्चों, एक बना ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और एक बना पैरा नाइट्रोफिनोल। ये बात ओके हो गई? टू लगा दीजिए यहाँ पर, इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड अगर कैटलिस्ट होगा तो ऑर्थोब्रोमोफिनोल, पैराब्रोमोफिनोल। और अगर लुईस एसिड कैटलिस्ट हुआ तो फिर ऑर्थो पैरा ट्राई ब्रोमोफिनोल बनकर रिएक्शन स्टॉप होगा। बच्चों, फिनोल की तीन प्रॉपर्टीज मुकम्मल होती हैं। चलते हैं नंबर 4 की तरफ, रिएक्शन विद सोडियम मेटल। आप सब ये बात जानते हो कि पहले भी हम ये रिएक्शन कर चुके हैं। फिनोल में H पॉजिटिव होता है और फिनॉक्सी नेगेटिव। सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं जब, तो ये जो सोडियम है ना, ये बच्चों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो बचेगा फिनॉक्सी, इसकी जगह सोडियम आ जाएगा और बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। और बच्चों, हाइड्रोजन गैस लिबरेट। जी पढ़कर सुनाइए। फिनोल व्हेन रिएक्ट विद सोडियम, सोडियम forming sodium phenoxide which is an important intermediate। सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा जो एक इंतहाई अहम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, जो बेशुमार रिएक्शन में हमारे काम आता है। बहुत सारे कंपाउंड बनाने में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चों, मिसाल के तौर पर फिनोल की का सोडियम मेटल से रिएक्शन किया और बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड बेशुमार ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में हमारी हेल्प करता है। और बच्चों, छठा, ऑक्सीडेशन आखिरी रिएक्शन है। इसमें करते ये हैं कि फिनोल को ट्रीट करते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ठीक है बेटा? तो पता है क्या होगा? ये देखिए, आपको ये तो खैर पता ही है कि फिनोल एरोमेटिक कंपाउंड है, जिसको फिनोल बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड है जिसको हम ऐसे बनाते हैं, फिनोल। ठीक है? एक हाइड्रोजन बच्चों ये है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। आप अगर चाहें तो अंदर डबल बॉन्ड बना सकते हैं ऑल्टरनेट। जब हम फिनोल को पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ हीट करते हैं तो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना, ये बच्चों एक हाइड्रोजन ये वाला और एक हाइड्रोजन ये वाला, यहां पर भी हाइड्रोजन, इनको तोड़ेगा और बन जाएगा H2O। अब आप मुझे बताइए, ऊपर ऑक्सीजन की एक वैलेंसी फ्री हो गई, नीचे कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो गई, है ना बेटा? अच्छा, ये जो एरोमेटिक रिंग है जिसमें तीन डबल बॉन्ड है, इन तीन डबल बॉन्ड में से बच्चों
एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, और एक डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद दो रह जाएंगे। और एरोमेटिक रिंग जो है ना, वो ऐसा हो जाएगा। ये देखिए, एक डबल बॉन्ड, दूसरा डबल बॉन्ड। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो ऑक्सीजन है ना, ये वाला जो ऑक्सीजन है, ये बच्चों डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। ये वाला अच्छा है, ऑक्सीजन तो है ही। अच्छा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो ये भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बच्चों ये होगा। इसको कहते हैं बेंजोक्यूनोन। और आप चाहें तो चेक कर लीजिए, इक्वेशन कंप्लीट भी है और बैलेंस भी है। ठीक है। तो फिनोल इज ट्रीटेड with potassium dichromate and concentrated H2SO4. Then it is oxidized to yellow colored benzoquinone। येलो कलर का बेंजोक्यूनोन बन जाता है, जिसको हम कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन कहते हैं। कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन। ओके। यहां पहुंचकर बच्चों फिनोल की तमाम प्रॉपर्टीज दी एंड होती हैं। यूजेस की बात अगर करें तो बच्चों, ये वाले यूजेस एहतियातन एहतियातन आप याद कर लीजिएगा, और एमसीक्यूज की नीयत से याद कीजिएगा, एमसीक्यूज के लिए याद कीजिएगा। ठीक है। ये बच्चों आपके चैप्टर का, ये मेरा बेटा आपके चैप्टर का चौथा लेक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है। चौथा लेक्चर हमारा यहाँ कंप्लीट हुआ, और तीन लेक्चर मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है। और अब आपसे बच्चों, अब आपसे बात होगी अपने चैप्टर के आखिरी टॉपिक पर। हमारे चैप्टर का नाम था अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ठीक है। और लास्ट टॉपिक का नाम है ईथर। आप सब जानते हैं, ईथर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें दो सेम या डिफरेंट अल्काइल रेडिकल ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल रेडिकल हैं, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अल्काइल भी हो सकते हैं, ऑराइल भी हो सकते हैं। ऑराइल। ओके। अगर सेम है तो सिमेट्रिकल ईथर, और अगर डिफरेंट है तो अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाते हैं। ठीक है बेटा। तो आपसे अब जिस टॉपिक पर बात होनी है, वो टॉपिक बच्चों हमारा ईथर है। जरा जल्दी से बताइए, व्हाट आर ईथर। ईथर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसीज के साथ टू सेम या डिफरेंट अल्काइल रेडिकल होते हैं। पढ़ के बता दीजिए। ऑर्गेनिक कंपाउंड in which two same or different alkyl radicals are attached with both the valencies of oxygen atom are are known as ether ether। और बच्चों, अगर अल्काइल रेडिकल या ऑराइल रेडिकल सेम हो तो सिमेट्रिकल, और अगर डिफरेंट हो तो हम उन्हें अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। ये बच्चों सिमेट्रिकल, ये अनसिमेट्रिकल की एग्जाम्पल है। ये देखिए, सिमेट्रिकल ईथर
एक और सिमेट्रिकल ईथर, एक और सिमेट्रिकल ईथर, एक और अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। जी बेटा, नंबर वन वाले का नाम बताइए। डाई मिथाइल ईथर। नंबर टू वाले का नाम बताइए। डाई इथाइल ईथर। नंबर थ्री वाले का नाम बताइए। डाई प्रोपाइल ईथर। और नंबर फोर वाले का नाम बताइए। इथाइल। अच्छा, डिफरेंट हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बोलते हैं। इथाइल, मिथाइल ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर, ब्यूटाइल प्रोपाइल ईथर। ये बात ओके हो गई? ठीक है। और बच्चों, ऐसा भी हो सकता है, ये देखिए, ऑराइल, ऑराइल के साथ ऑक्सीजन और एक और ऑराइल, ये बन गया डाईफिनाइल ईथर। और ऐसा भी हो सकता है, एक ऑराइल एक अल्काइल। ठीक है बेटा, एक ऑराइल और एक अल्काइल, आप इसको फिनाइल मिथाइल ईथर का नाम देंगे। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन 13 कंप्लीट हो गया, जिसमें पूछा गया था कि व्हाट आर ईथर, गिव देयर क्लासिफिकेशन। अब आपसे ईथर की स्ट्रक्चर पर बात होगी। बच्चों, ईथर का जो स्ट्रक्चर है वो वाटर और अल्कोहल की तरह होता है। देखें, आप ये बात जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p, x2, 2p, y1 और 2p, z1। ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में ऑर्बिटल कितने हैं? 4, एक s और 3p। तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। ऑक्सीजन की बात हो रही है बेटा, ठीक है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी जब, तो 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, टेट्रागोनल फैशन में अरेंज हो जाएंगे। ये देखिए, ये बच्चों ऑक्सीजन के 4 sp3, इनमें दो के पास दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे और दो के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। अच्छा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसमें है वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप हो गया, एक सिग्मा, और ये बच्चों दूसरा सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल, हमारी हमारी बुक लिखने वाले ने वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया है। ये दो ऑर्बिटल जिनके पास लोन पेयर मौजूद है, और ये वो जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग हो गई। ठीक है बेटा, लोन पेयर की रिपल्जन, लोन पेयर की रिपल्जन से ये वाला एंगल रिड्यूस हो गया और 109.5 डिग्री से कम होकर 104.5 डिग्री हो गया। ठीक है। बात अगर करें अल्कोहल की, बच्चों बात अगर करें अल्कोहल की, मिथाइल अल्कोहल, तो आप अगर गौर करें, मिथाइल अल्कोहल, ऑक्सीजन तो यहां भी है, तो ऑक्सीजन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, दो sp3 बने, दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन है, और अनपेयर्ड दो में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ओवरलैप हो गया, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ये बन गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और बच्चों ये कार्बन, कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन। ठीक है। अच्छा, यहाँ ये अल्कोहल है, यहाँ बेटा एंगल, लोन पेयर की रिपल्जन यहाँ पर भी है, लेकिन एक साइड एक बड़ा ग्रुप है, इसलिए रिपल्जन थोड़ी कम होगी। 109 की जगह 108.9 डिग्री। ठीक है। और बच्चों बात अगर ईथर की करें तो ईथर में भी, बच्चों ईथर में भी सिर्फ ये फर्क है, ऑक्सीजन और ये मीथाइल। ऑक्सीजन तो ईथर में भी है, तो बच्चों ईथर का एक sp3, दूसरा sp3, दोनों में पेयर, और ये तीसरा चौथा, ये बच्चों CH3 और ये CH3। लोन पेयर की रिपल्जन तो यहां पर भी होगी। ठीक है, लोन पेयर की रिपल्जन, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन था, इसलिए लोन पेयर की रिपल्जन ज्यादा हुई और एंगल भी ज्यादा रिड्यूस हो गया। यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक CH3 है, तो लोन पेयर की रिपल्जन कम हो गई। यहाँ पर तो दोनों तरफ CH3 है, तो लोन पेयर की रिपल्जन और कम हो जाएगी। ओके बेटा, और लोन पेयर की रिपल्जन और कम हो जाएगी, और एंगल जो बनेगा वो 110.5 डिग्री होगा। अब आपने इन तमाम बातों को रीड आउट करना है। ठीक है, कैसे करना है? द ज्योमेट्री ऑफ ईथर मॉलिक्यूल, द ज्योमेट्री ऑफ ईथर मॉलिक्यूल इज बेंट, ओके, सिमिलर टू अल्कोहल एंड वाटर, अल्कोहल और वाटर की तरह। ये देखिए, हमारी बुक लिखने वाले ने ऐसे करके दिखाया हुआ है। दो दो लोन पेयर सब में है, ठीक है, लेकिन ईथर का की ज्योमेट्री वाटर और अल्कोहल जैसी होती है। जी बेटा, द बॉन्ड एंगल ऑफ कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ये देखें कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इसकी बात हो रही है। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है, बस उसी का फर्क है। इन ईथर मॉलिक्यूल 110.5 which is larger than 104.5, larger than water 104.5 and alcohol 108.9. Hybridization of oxygen atom is sp3, while the hybridization of carbon depend on nature of substituent group, alkyl or aryl attached to oxygen। क्या मतलब? Hybridization of oxygen atom is sp3, while the hybridization of carbon, बच्चों कार्बन कौन सा कार्बन? जो ये वाला, ये वाला कार्बन, ये डिपेंड करता है कि ये अल्काइल है या ऑराइल है। ठीक है, अल्काइल होगा तो कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और अगर ऑराइल होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। ठीक है बेटा, और आखिरी बात, द ग्रेटर कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड एंगल इन ईथर इज ड्यू टू ग्रेटर इंटरनल रिपल्जन ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट देन द एक्सटर्नल रिपल्जन ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन। यानी
रिपल्जन, ये जो ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसकी रिपल्जन ज्यादा होगी, इसलिए एंगल बजाय कम होने के उल्टा बढ़ जाता है। ठीक है बेटा। तो बच्चों, इस तरह आपने ईथर का स्ट्रक्चर तैयार करना है। ठीक है। और स्ट्रक्चर के बाद बात करनी है प्रीपरेशन ऑफ डाई इथाइल ईथर, ऑल्सो गिव फिजिकल प्रॉपर्टी। डाई इथाइल ईथर की प्रीपरेशन का पहला मेथड ये रहा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। बच्चों करते ये हैं, ये देखिए, इथेनॉल, इथेनॉल लेते हैं एक्सेस में और इसका रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बच्चों, इथाइल अल्कोहल सल्फ्यूरिक एसिड से ज्यादा एसिडिक तो नहीं हो सकता। ठीक है। तो क्या होगा, ये अपना ओ एच, सल्फ्यूरिक एसिड के एच को ट्रांसफर कर देगा और बन जाएगा H2। बाकी क्या बचा, बाकी बचा इथाइल और हाइड्रोजन सल्फेट। बच्चों ये बन गया इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है। अब पता है क्या होगा, इथाइल अल्कोहल एक्सेस था, तो डेफिनेटली डेफिनेटली थोड़ा बहुत बाकी बच गया होगा। ठीक है बच्चों, बचने वाला अल्कोहल बनने वाले इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्ट होगा। ये देखिए, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट और ये बचने वाला इथाइल अल्कोहल। हाइड्रोजन सल्फेट नेगेटिव, इथाइल पॉजिटिव। अब क्या होगा, पहली बारी में अल्कोहल ने अपना OH दिया था, अब बेटा अल्कोहल अपना H देगा। ये देखिए, और बन जाएगा H2O। अब इसको देखकर बताइए, लेफ्ट साइड पर ये बचा इथाइल, राइट पर बचा इथॉक्सी। तो इथाइल और इथॉक्सी ये दोनों अटैच हो गए और बन गया डाई इथाइल ईथर। बच्चों एक्चुअल में ये रिएक्शन ऐसे होता है, इथाइल अल्कोहल 2 बार रिएक्ट करता है। हमारी बुक लिखने वाले ने इसको शॉर्ट करके ऐसे लिख दिया, इथाइल अल्कोहल को 2 बार लिखा, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट किया। ठीक है, तो क्या होगा, जो होगा वो आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, ऐसे, एक अल्कोहल में से निकालेंगे OH और दूसरे में से H, और ये बन जाएगा H2O। इधर बाकी बचा इथाइल और इधर इथॉक्सी, दोनों अटैच हो जाएंगे और डाई इथाइल ईथर बन जाएगा। तो बच्चों चूंकि असल में रिएक्शन ये है, एक्चुअल रिएक्शन ये है, आपकी बुक लिखने वाले ने इसको आसान करके दिया हुआ है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप भी आसान करके याद कर ले। जैसे बुक में लिखा हुआ है ऐसे आप भी याद कर लीजिएगा। तो अल्कोहल की, सॉरी, ईथर की प्रीपरेशन का ये बच्चों पहला मेथड कंप्लीट हुआ। ओके बच्चों, ईथर की प्रीपरेशन का एक मेथड और भी है, ईथर की प्रीपरेशन का
एक मेथड और भी है, और उसका नाम ये है। जी पढ़ के बता दीजिए। फ्रॉम विलियमसन साइंथिसिस। इसमें बच्चों करते ये हैं, इथाइल अल्कोहल का सोडियम मेटल से रिएक्शन करते हैं। ओके। ये सोडियम हाइड्रोजन को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है और बन जाता है सोडियम इथॉक्साइड। ये रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि अल्कोहल हम पढ़ चुके हैं। सोडियम इथॉक्साइड बन गया। अब पता है क्या होगा? इट इज वेल नोन मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर। इन दिस मेथड ethyl alcohol on treating with metallic sodium form sodium ethoxide। अब क्या होगा? हमें तो ईथर चाहिए, ठीक है? तो ये जो सोडियम इथॉक्साइड बना है, इसका रिएक्शन आप किसी भी अल्काइल हैलाइड से कर दें। इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, कोई सा भी। क्या होगा? ये ये क्लोराइड नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और बन जाएगा NaCl। अब आप बाकी बताइए। इधर क्या बचा? इथॉक्सी। इधर क्या बचा? इथाइल। तो इथाइल और इथॉक्सी, ये दोनों आपस में अटैच हो गए और बन गया डाई इथाइल ईथर। तो बच्चों, सोडियम इथॉक्साइड ऑन फर्दर ट्रीटिंग विद अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कोई सा भी ले सकते हैं आप, बनना ईथर को ही है। तो बच्चों, ईथर की प्रिपरेशन के ये दो मेथड कंप्लीट हुए। ओके बेटा। अच्छा, सवाल में आपसे ईथर की प्रिपरेशन पूछ रहे हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में नंबर वन, बच्चों, सबसे पहली बात, डाई मिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर, ये दो गैसेस होते हैं। However, higher member of ether family exists in volatile liquid is volatile liquid state at room temperature। और बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लोअर देन अल्कोहल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, इसलिए इसलिए ईथर की ईथर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सॉलेबिलिटी की बात अगर करें, तो ईथर मॉडरेटली सॉलेबल है, मतलब कम, ना ज्यादा ना कम। ठीक है। सिंस द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन मेक मॉलिक्यूल पोलर, however solubility decreases with increasing the number of carbon of alkyl or oryl group। ठीक है बेटा, ऐसे करके इनको ये रीड करने की बात थी। और अब आपसे रिएक्टिविटी की बात होगी। बच्चों, आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, और आपसे इंशाल्लाह एक आखिरी छोटा सा लेक्चर चैप्टर नंबर 7 का और होगा, 8वां। ठीक है। और मैं आपसे फिर बार बार ये कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, बार बार कहता रहूंगा कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट का बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी पढ़ाई का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर इन तीन चीज़ों का ख्याल कर लिया, तो फिर पूरी दुनिया मिलकर इंशाल्लाह आपका ख्याल करेगी, ख्याल रखेगी। ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।